फ्रेंड्स, अब तक हमने अपना चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया। हमने सारे डेफिनेशंस अच्छे से समझ लिए। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है और आपको रिज़ल्ट चेक करना है ना। तो वैल्यू फाइंड हम कैसे करेंगे? वैल्यू फाइंड करने का मतलब पहली चीज़ तो ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, है ना। एक वेरिएबल होगा आपके पास, तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल तो सिर्फ x ही है ना, हालांकि दो जगह पे लिखा हुआ है, बट देखा जाए तो वेरिएबल एक ही है ना। तो जब भी एक वेरिएबल होता है तो आपको सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने के फर्स्ट स्टेप क्या होता है सॉल्व करने के लिए, कि जो भी आपका वेरिएबल पार्ट है उस सबको आप इक्वल टू के लेफ़्ट साइड ले आएंगे, और जो आपका नॉन वेरिएबल पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट है, उसको आप इक्वल टू के राइट साइड ले आएंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने कहा है कि जितना भी वेरिएबल पार्ट है सारे लेफ़्ट साइड जाएंगे, तो 3x तो इक्वल टू के ऑलरेडी लेफ़्ट साइड में ही है, लेकिन 2x कहाँ है? राइट साइड है, तो हमको 2x को लेफ़्ट साइड लेके जाना पड़ेगा। और अगर आप अब तक जानते हैं ट्रांसपोजिशन जब होता है, ट्रांसपोजिशन मतलब इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड लेके आना, और उस टाइम पे क्या होता है, साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है ना। यहाँ पे प्लस 2x है तो इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। अगर ये 3x है, इसको मैं राइट साइड में लेके आती तो माइनस 3x हो जाता है ना। ये 18 है तो इसको मैं लेफ़्ट साइड में लेके जाऊँगी तो वो माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू, और उसके बाद 18 बच गया इस साइड पे, तो यहाँ पे हम 18 लिख देंगे। अब इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा? 1x इज इक्वल टू 18, है ना। 1 लिखूँ ना लिखूँ सेम बात है, वैल्यू क्या हो गई? x इज इक्वल टू 18, यानी x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 18 आ गई। ठीक है, अब एक चीज़ जो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को डाउट हो कि मैम 3x में से आपने 2x माइनस किया, तो क्या 2x प्लस 18 भी ऐड हो सकता था क्या? यहाँ पे 20x बन सकता था? मतलब कुछ बच्चों को ऐसी कन्फ्यूजन होती है कि वेरिएबल पार्ट को हम कैसे ऐड प्लस या डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वेरिएबल पार्ट जो होता है ना, अगर 3x है तो इसके साथ प्लस माइनस मैं कर सकती हूँ 2x को, है ना। तो वो मुझे 5x देगा प्लस के केस में, और 1x देगा माइनस के केस में। और प्लस माइनस सिर्फ इंटीजर पार्ट का होता है, लेकिन वेरिएबल जो होता है वो सेम वही का वही रहता है ना, x का x ही रहेगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट का आपको जो है वो प्लस या माइनस करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए x स्क्वायर होता और यहाँ पे 2x है, तब आप इसको ऐड नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की, कि जो पावर होता है ना वो सेम होना चाहिए, वेरिएबल की पावर दोनों टर्म्स की सेम होगी, तभी वो आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको कह रही हूँ कि 3x स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर है, तब क्योंकि x की यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इस केस में ये ऐड हो जाएगा। आपको आंसर क्या मिलेगा? 5 इंटीजर पार्ट ऐड हो गया और वेरिएबल कौन सेम रहेगा, तो 5x स्क्वायर। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई जो समझनी थी, लेकिन ये सिर्फ किस किस का केस है? ये प्लस और माइनस का केस है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस है। मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, अगर आपने 2x है इंटू 3 कर दिया, 3 कांस्टेंट है, 2x एक वेरिएबल पार्ट है, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ठीक है, हम सारे वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका ये तो मतलब हुआ ना बेटा 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 6x आ जाएगी, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम ऐसा नहीं कि सेम वेरिएबल वालों को ही मल्टीप्लाई करेंगे, हम जितनी भी टर्म्स है सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक्स स्क्वायर होता, ठीक है, मतलब 5x स्क्वायर और होता मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या बन जाता? 10। ये आंसर आपका क्या बन जाता? 30। और x की भी पावर अब मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगी आपको पता है, सेम पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 3 है, तो क्या हो जाता है? x की पावर 5 प्लस 3 हो जाता है ना। तो यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी, 2 प्लस 1 है ना, ये 2 और ये वाला 1, तो x की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक डाउट है, कई बच्चे आप में से सोच सकते हैं कि मैम इतना बेसिक तो हमको आता होगा, बट स्टिल जिनको नहीं आता उनके लिए। ठीक है,
जिनको आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया ये चीज़। एक सेकेंड हटा देते हैं इसको। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किन किन टर्म्स को आप वो कर सकते हैं, ऐड प्लस किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने देखा मेरी x की वैल्यू क्या आ गई थी, मेरी x की वैल्यू 18 आ गई है ना, x की वैल्यू 18 आ गई। अब मुझे सिर्फ वैल्यू नहीं निकालना, मुझे सिर्फ रिजल्ट नहीं निकालना, मुझे चेक भी करना है। चेक करने का मतलब होता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल होता है जब आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ तो टर्म क्या है, 3x है, और x की जगह पे मुझे क्या वैल्यू रखनी है, 18 रखनी है, क्योंकि मैंने सॉल्व करके निकाला कि x की वैल्यू क्या निकल के आई, 18 निकल के आई। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे क्या रख दूँगी, 18 रख दूँगी। वैल्यू क्या आई, 54 आई। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट साइड में क्या होगा, क्या टर्म है, 2x प्लस 18। आप पूरी टर्म लेंगे बेटा, और ना हमेशा इस फर्स्ट वाली जो आपका क्वेश्चन गिवन है ना उस टर्म में रख के पुट करके वैल्यू तब चेक करेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब आप पूरी टर्म लेंगे 2x प्लस 18, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2x लेंगे या सिर्फ 18 लेंगे। ठीक है, 2x प्लस 18 लिया मैंने। अब x की जगह पे मैं क्या वैल्यू रखूँगी, 18 रखूँगी, क्योंकि मैंने निकाली थी x की वैल्यू, प्लस में 18 है ना, ये आपका 36 हो जाएगा, प्लस में 18, वैल्यू क्या आई, 54 आई। यानी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई, इक्वल आ गई, इसका मतलब x की जो हमारी वैल्यू आई थी वो ट्रू है एकदम, है ना। अगर सही नहीं होती, अगर वैल्यू ट्रू नहीं होती तो आपकी वैल्यू बेटा इक्वल नहीं आती, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो आपकी इक्वल नहीं आती। ठीक है, आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, हमको t की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पे t की वैल्यू रख के हमको चेक करना है कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, रिजल्ट ट्रू है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो रिजल्ट फॉल्स है। तो t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या बताया था मैंने कि आप लोग सारे वेरिएबल जो पार्ट है उसको इक्वल टू के एक तरफ रखेंगे और जो सारे कांस्टेंट पार्ट है उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ रखेंगे। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ वेरिएबल पार्ट कौन कौन सा, एक तो 5t है, एक 3t है। तो 5t तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है ही, 3t को और लेफ्ट साइड में ले आती हूँ, इधर लाऊंगी तो साइन कैसा हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये -3t बन जाएगा। फिर इक्वल टू है, अब मेरे को ये 3 तो राइट साइड में भेजना है, क्योंकि सारे कांस्टेंट टर्म राइट साइड में और सारे वेरिएबल टर्म लेफ्ट साइड में करना है मुझे। तो इस 3 को मैं अगर राइट साइड में भेजूँगी तो कैसा 3 हो जाएगा, ये -5 ऑलरेडी यहाँ पे था और ये माइनस है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आई, मैंने बताया था आप इनको सॉल्व कर सकते हैं ना। अब इंटीजर पार्ट को 5 - 3 क्या करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और t वैसे का वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे -5 और -5 + 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा आपका। और t की वैल्यू क्या आ गई, -2/2, 2 से 2 कट जाएगा, आपकी वैल्यू क्या है, -1 आई। ठीक है, कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि मैम आप इतना बेसिक कट करा के बता रहे हो, एक कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा मैम इतना डिटेल में बता रहे हो, 2 को 2 कट जाएगा, ये तो हमें पता ही है। कोई बात नहीं बेटा, जिन बच्चों को पता है ना उनके लिए तो अच्छी बात है, यू आर लकी कि आप इतने इंटेलिजेंट है। बट हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको मुझे नहीं पता कि सामने जो बच्चा पढ़ रहा है इस वीडियो से वो किस हद तक मतलब उसका एक्टिव है ब्रेन, कितना इजीली वो चीज़ें समझ सकता है ना। तो मैं समझाते टाइम, पढ़ाते टाइम हर बच्चे को अंडर कंसिड्रेशन रख के पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, तो अब हमारी t की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1 आ गई। अब हमको क्या चेक करना है, नेक्स्ट स्टेप, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। तो पहले लेफ्ट साइड चेक कर लेते हैं, क्या है लेफ्ट साइड में टर्म, 5t -3, है ना। 5t की जगह पे क्या रखूँगी, -1 रखूँगी, और फिर क्या है, -3। तो 5 × -1 कितना हो गया, -5, यहाँ पे -3, वैल्यू क्या आई आपकी, -8 आई, है ना। एक सेकेंड, वैल्यू -8 आई। और उसके बाद राइट साइड में भी क्या रखेंगे, t की वैल्यू रख के चेक करेंगे, टर्म क्या है आपकी 3t - 5, है ना। t की जगह पे क्या रखूँगी मैं, -1 रखूँगी, 3 × -1 -5, -1 × 3 क्या हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा, और फिर -5 है तो वैल्यू क्या आई, -8 आई। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका दोनों
इक्वल हो गया, यानी कि आपकी स्टेटमेंट कैसी हो गई, ट्रू हो गई, है ना। मतलब आपका रिजल्ट सही है, मतलब आपने जो टी की वैल्यू निकाली थी जो कि -1 थी वो एकदम करेक्ट है, राइट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इजी है, इतने मुश्किल नहीं है। मैं तो कहूँगी आपको मेरे से कराने से पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए और यहाँ पे सिर्फ आंसर चेक करना चाहिए कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं है ना। नेक्स्ट स्टेप का 5x + 9 = 3 + 5 + 3x, है ना। सेम नेक्स्ट क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालना है, सारे वेरिएबल पार्ट एक साइड, कांस्टेंट पार्ट एक साइड। तो सारे वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट साइड ले आती हूँ। 5x तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है, इस 3 को लेफ्ट साइड में लेके आऊँगी तो साइन क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे राइट साइड में क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। इस 9 को भी मेरे को राइट साइड में लेके आना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो 9 जब राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपके 2x की वैल्यू क्या बची, -4 बची, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब x, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए मुझे, है ना, x की वैल्यू चाहिए और बाकी सारा पार्ट मुझे कहाँ भेज देना है, राइट साइड में भेज देना है ना, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। एट द एंड मुझे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो सिर्फ x को रखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4/2, ठीक है। ये ट्रांसपोजिशन की प्रोसेस करते टाइम बेटा, जब अगर प्लस माइनस में टर्म है ना तो उनका राइट लेफ्ट जाते टाइम साइन चेंज हो जाता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में टर्म है ना तो लेफ़्ट राइट जाते हुए उनका मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे 2 अभी x के साथ मल्टीप्लाई में, तो 4 के साथ कैसे चले जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अगर ये ऐसा होता है x/2 होता और यहाँ पे -4 होता तो 2 क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है तो उस साइड जाके क्या हो जाता, मल्टीप्लाई में हो जाता। आपकी टर्म क्या बनती, -4 × 2, ठीक है। ये चीज़ पता होगी आप लोगों को कि मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में आ जाता है और डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है जब भी हम ट्रांसपोजिशन करते हैं तो, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी है बेटा कि पूरी टर्म के नीचे 2 हो, है ना। मान लीजिए x + 3 है और अगर इसके नीचे 2 है और यहाँ पे 4 है तो आप 2 को उधर भेज के इंटू 2 नहीं कर देंगे, इस 2 को हटा के उधर राइट साइड जाने के लिए पूरी टर्म के नीचे जितने भी न्यूमरेटर्स हैं ना उन सब के नीचे 2 आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है 3x/2 है और 3/2 है और यहाँ पे 4 है तब आप इस 2 को भेज सकते हैं उस साइड पे, क्योंकि x + 3 का इनका मतलब ये हो गया ना, मैंने दोनों साइड से 1/2 कॉमन ले लिया, है ना, मतलब 2 कॉमन ले लिया दोनों तरफ से बाहर, और अब इस कॉमन 2 को मैं उधर भेज सकती हूँ, ठीक है। x + 3 = 4 × 2 मैं लिख सकती हूँ। लेकिन अगर ऐसा केस है कि x + 3 + x है और सिर्फ एक ही नंबर के नीचे 2 है और यहाँ पे, तब आप इसको राइट साइड में नहीं भेज सकते, गलत हो जाएगा, है ना। आप पहले इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 2x बनाएंगे, फिर एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे भी 2 आ जाएगा और उसके बाद आप राइट साइड में से भेजेंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा जो कई बार हमको कंफ्यूज कर देती है, कई बार हमारे दिमाग से निकल जाती हैं और पेपर में हमारे मार्क्स काट देती है ना। तो यहाँ पे अब ठीक है, मैंने बताया कैसे ये नीचे आया। अब 2 से 2 कट जाएगा, क्या वैल्यू बचेगी आपकी, -2 बचेगी, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2 आ गई, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड में क्या टर्म है आपकी, वैल्यू पुट करके x की 5 है और x की जगह 5x + 9 है ना। तो 5 है, x की जगह पे क्या रख देंगे, -2 रख देंगे प्लस 9, ये क्या हो जाएगा, -10 + 9, वैल्यू क्या है ये आपकी -1 आई, है ना। अब राइट साइड में भी चेक कर लेते हैं। राइट साइड में आपकी टर्म है 5 + 3x, x की जगह पे क्या वैल्यू रखूँगी मैं, -2, है ना। x की जगह पे -2 रख दिया। अब -2 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, है ना। तो 5 - 6 क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा, राइट। तो दोनों जगह पे क्या आ गई, सेम वैल्यू आ गई, यानी कि अगेन आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू है, ठीक है। आपने जो x की वैल्यू निकाली है वो सही है, x की वैल्यू -2 जो आपने निकाली वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहे हो क्वेश्चन 4, 4z + 3 = 6 + 2z, है ना। क्या करना है, अगेन सेम वही काम, कांस्टेंट टर्म को एक साइड, वेरिएबल टर्म को एक साइड। तो 4z तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में, 2 को इधर ले आऊँगी तो -2z हो जाएगा। यहाँ पे 6 है
और 3 को राइट साइड में लेके आऊँगी तो -3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 - 2 2 z वैसे का वैसा ही रहेगा इज इक्वल टू 6 - 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपकी z की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गई, ठीक है। अब चेक कर लेते क्या हमने जो z की वैल्यू निकाली वो सेम है कि नहीं है ना। 3/2 समझे ना बेटा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू के इधर लाएंगे 2 को तो क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट चेक करेंगे लेफ्ट साइड में क्या टर्म है आपकी 4z + 3, राइट। तो z की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे 3/2 रखेंगे और 3 की जगह पे कुछ भी नहीं आएगा 3 आएगा। अब बेटा देखो एक ये भी चीज़ है कि 4 के नीचे क्या है कुछ भी नहीं है 1 है ना। तो अगर दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है और तो आप मल्टीप्लिकेशन में अगर टर्म्स है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट कर सकते हो अगर कट हो रहे हैं तो, है ना। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि 2 1 जा और 2 2 जा 4 हो रहा है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया ऊपर वाली जगह पे 6 आ गया और नीचे 1 था, 1 मैं लिखूँ या ना लिखूँ सेम बात है ना। तो क्या आपकी वैल्यू आ गई 6 + 3 आ गई यानी कि 9 आ गई, है ना। तो और नेक्स्ट क्या चेक करेंगे अब आगे आगे राइट हैंड साइड के लिए भी चेक करेंगे हम। राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू है आपकी 6 + 2z, है ना। 6 + 2z की जगह पे क्या रखेंगे z की जगह पे अगेन 3/2 रखेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मल्टीप्लिकेशन में ऐसे है ना 3/4 × 2/12 तो आप इनको ना आपस में काट सकते हो। 2 से अगर 4 कट रहा है और 3 से अगर 6 कट रहा है 4 आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो आप ऐसे कट कर सकते हो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 2 1 जा 2 2 जा 4, है ना। तो आप कट कर सकते हो। बट अगर ये चीज़ प्लस माइनस में है ना तो आप ऐसे कट नहीं कर सकते हो और ऊपर वाली टर्म नीचे वाले टर्म से कट होगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट होगा। अगर ये ऐसे होता 3/2 + 4/6 तब ऐसा नहीं कि आप जाके कट करने लगो, तब आप कट नहीं कर सकते बेटा। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में या डिवाइड के केस में आप कट कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो कहाँ थे हम। हाँ, तो अब क्योंकि मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन के केस में हम कट कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका मतलब ये है 2/1। अगर मल्टीप्लाई करते तो हम कैसे करते, मान लीजिए 3 × 2 है 2/3 ये टर्म है ना। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करती तो इसकी क्या वैल्यू होती, इसकी वैल्यू होती 6/2। फिर हम 2 को कट करते तो हमारे पास क्या वैल्यू बचती 3 बचती, है ना। ऐसे पहले मल्टीप्लाई करने की वजह अगर मैं इसको डायरेक्टली कट कर दे रही हूँ, है ना। इस 2 को इस 2 से कट कर दिया तो मेरा क्या आंसर बचा 3 आंसर बचा ऑलरेडी, है ना। तो आप कट करके अपने टाइम सेव कर सकते हो और क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या बच गई 3 बच गई। तो 6 + 3 आपको क्या देता है 9 देता है। क्या लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, आप कहेंगे यस मैम। तो आपकी जो वैल्यू निकाली थी आपने z की वैल्यू 3/2 वो एकदम करेक्ट है, राइट। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, और अगर है तो आपको पता ही है, आपको चैनल पे आके टेलीग्राम चैनल पे आप डाउट पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन जो कि है 2x - 1 = 14 - x। ऑलमोस्ट सारे सेम ही पैटर्न पे चल रहा है, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आया, कोई भी ऐसा नया पैटर्न नहीं आया अभी तक हमारे पास, है ना। वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट साइड में करेंगे और कांस्टेंट पार्ट को राइट साइड में रखेंगे। 2x ऑलरेडी लेफ्ट साइड में, -x है इधर जाके क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड में जाके +x हो जाएगा, ठीक है। और फिर इक्वल टू की राइट साइड में क्या है 14 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1 को राइट साइड में लेके आएंगे तो -1 है तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू क्या है 3 बन गई। 1 प्लस यहाँ पे कुछ ना होने का मतलब होता है बेटा 1 है यहाँ पे वैल्यू, है ना। कुछ ना होने का मतलब वैल्यू 1 है ना कि 0, क्योंकि अगर 0 होती तो 0 × अगर x होता तो वो 0 वैल्यू देता हमको, लेकिन 1 × x क्या होता है x वैल्यू देता है ना। तो x को हम 1x को कभी कभार हम x की वैल्यू x की तरह भी लिख देते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे सिर्फ अगर x लिखा हुआ है तो इसका मतलब साथ में 1 है, ठीक है। तो अब आप 3 + 1 करें 2 + 1 किया आपने 3 आया और x ऐसे क्या ऐसा रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा 14 + 1। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप सिर्फ x को यहाँ छोड़ेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन में पार्ट है वो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अपॉन में 3 हो गया। कट करेंगे तो वैल्यू क्या बची 5 बची, यानी कि आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है।
क्या ये वैल्यू सही है? अभी चेक कर लेते हैं, लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे पहले। क्या टर्म है 2x माइनस 5 एक्स की माइनस, ओहो 5 लिख दिया, 2x माइनस 1 है ना। और लेफ़्ट साइड में क्या x की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे? x की जगह पे हम 5 रखेंगे, -1, तो ये क्या हो गया 10 माइनस 1, क्या वैल्यू देगा आपको? 9 देगा, है ना। राइट साइड में भी चेक कर लेते हैं, राइट साइड में है 14 माइनस एक्स की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे? x की जगह पे 5 रखेंगे। 14 माइनस 5 कितना होता है? 9 होता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका इक्वल हो गया, इसका मतलब आपने जो x की वैल्यू निकाली है 5, वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये एक मेथड होता है बेटा चेक करने का कि हमने जो वैल्यू निकाली वो सही है कि नहीं है। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, चलिए अभी बेटा हमने प्रीवियस क्लास में ना, अब ऐसी टर्म दिख रही है ना, तो इसमें डायरेक्ट सिंगल टर्म नहीं है ना। तो आप पहले क्या करेंगे? पहले आप इन सबको सिंगल टर्म में सॉल्व करेंगे और उसके बाद वेरिएबल पार्ट को एक साइड लेके आएंगे और कांस्टेंट पार्ट को एक साइड लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी लेफ़्ट साइड में तो क्या है 8x और प्लस 4 है। ठीक है, लेकिन राइट साइड में बेटा अगर आप याद कर पा रहे हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था एक प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो अगर ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म है तो हम उसको क्या करते हैं? दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो ये टर्म मेरी क्या बनेगी? 3 एक बार x के पास जाएगा, है ना, इसको भी देंगे और इसको भी देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और साइन कैसा रहेगा? जो इन दोनों के बीच में साइन है। तो यहाँ पे जब 3x के साथ गया तो इसका मतलब हुआ 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स क्या देगा हमको? 3x देगा। साइन कैसा रहेगा? साइन माइनस का रहेगा, और 3 इंटू 1 क्या होगा? 3 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला ब्रैकेट इसको सॉल्व करके हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। हमने अपनी प्रीवियस चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी कि एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव, जो इसको हम ब्रैकेट खोल के इस फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो अब मुझे सारी सिंगल टर्म दिख रही है, मुझे दिख रहा है वेरिएबल पार्ट कौन सा है और कॉन्स्टेंट पार्ट कौन सा है, राइट। तो अब आपको क्या करना है? आपने वही अपना यूजुअल स्टेप करना है, आपने वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट साइड में ले आना है, कांस्टेंट पार्ट को राइट साइड में ले आना है। तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल पार्ट 8x तो यहीं की यहीं है। अब दूसरा 3x को मेरे को लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो क्या हो जाएगा? -3x, राइट। और यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल पार्ट है? -3 ऑलरेडी यहीं पे है, 7 यहाँ पे है कांस्टेंट पार्ट है, और 4 यहाँ से राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, है ना। तो इस साइड पे क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, है ना। +7 है, और -3 प्लस -4 क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा, है ना। मतलब मैं एक बार लिख देती हूँ, एक स्टेप जो मैंने मिस कर दिया, क्या पता आप बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाए। तो यहाँ पे -3 प्लस -7 क्या हो जाएगा? -4 सॉरी, -7 हो जाएगा, और ये वाला +7 रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 5x बचेगा। और क्योंकि +7 और -7 को अगर आप ऐड करेंगे तो वो आपस में कट जाते हैं, है ना। कट जाते हैं इन द सेंस कि -7 + 7 क्या होता है? 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि -7 और +7 मुझे क्या वैल्यू देते हैं? 0 देंगे, है ना। आपस में कट के नेगेटिव 0 वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे मेरी क्या वैल्यू हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इस साइड क्या बचा हुआ था? 5 और x। तो अब बेटा x की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 5 को नीचे भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 था, और 5 जब नीचे गया तो अगर 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर में 0 ही मिलता है। तो ओवरऑल आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन आपको 1% ऐसा कन्फ्यूजिंग सा लग सकता है, बट एक बार फिर से वीडियो को आप चेक कर सकते हैं बेटा, दोबारा से एक बार देखें वीडियो को, स्लोली समझने की कोशिश करें तो आपको समझ आ जाएगा। नई चीज़ नहीं है कोई, ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में पहले पढ़ के आ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें, बट थोड़ा सा 3-4 स्टेप्स हो गए तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजिंग लगे। ठीक है, तो x की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो क्या थी? 0 थी। अब हम चेक कैसे करेंगे कि ये वैल्यू सही है कि नहीं है? तो हम लेफ़्ट साइड वाली टर्म लेंगे पहले, 8x + 4, है ना। तो x की जगह पे क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, यानी कि 8 इंटू 0 + 4। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते वैल्यू 0 आती है, तो 0 + 4 आंसर क्या आ गया? 4 आ गया, राइट। अब राइट साइड में चेक कर लेते हैं, राइट साइड में आपकी क्या टर्म है? नीचे हमने क्योंकि ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया था तो हम नीचे वाले टर्म को कंसिडर करेंगे बेटा। ठीक है, तो आपके 3 है, x है -3
+7 है ना। x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे, -3 + 7 है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 3 × 0 0 देता है, -3 + 7 और 7 में से 3 आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। दोनों वैल्यूज सेम है, यानी कि आपने जो वैल्यू निकाली थी वो एकदम करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन 6 हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कह रहा है x = 4/5 और ब्रैकेट में x + 10 है ना। इसमें भी बेटा वही आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक है। नीचे नंबर अजीब सा देख के ना घबराना नहीं है। चलिए अब हम ना इसमें क्या करेंगे, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा कि आप पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि अभी मैंने आपको थोड़े देर पहले बताया कि अगर दोनों में कॉमन है वो चीज़ है ना, अगर आप इसको अंदर दोगे तो दोनों के नीचे 5 आ रहा है ना। देखो अगर आप इस टर्म को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी ना यहाँ पे, आप एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों टर्म्स में नीचे 5 आएगा। और अगर दोनों टर्म्स की यानी कि इक्वल टू के राइट साइड में जितनी भी टर्म है सबके आगे अगर बॉटम में डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, कोई भी टर्म आ रही है, तो आप उस टर्म को लेफ्ट साइड में या दूसरी साइड में ले जा सकते हो, है ना। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं चलो पहले ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप कंफ्यूज ना होता कि पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, क्या हो गया ये 4x/5 हो गया, फिर क्या हो गया 40 4 × 10 40/5 हो गया, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव आपने क्या किया 4/5 × 10 कर दिया, तो 4 × 10 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अभी आप कहोगे कि मैम इसको काट भी तो सकते थे, आप काट सकते थे, बट अभी हम काटेंगे नहीं, ठीक है। रीज़न है उसका, रीज़न क्या है कि मुझे दिख रहा है दोनों के नीचे ना कॉमन टर्म है और यहाँ पे x है, तो हमेशा हमको जो ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में होती है उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीजर फॉर्म में बना लेंगे। हम क्या करेंगे, ये 5 को दोनों में है ना, तो दोनों अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना, कॉमन है दोनों में 5, तो इस 5 को मैं लेफ्ट साइड में ले जा सकती हूँ, है ना। और क्योंकि ये डिवीजन में है और दोनों टर्म्स के डिवीजन में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 5x = 4x + 40। हो सकता है कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ ना आए, बट एक बार आप पहले वाले क्वेश्चन भी और एक बार ये वाली चीज़ भी दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कोई टर्म है जो कॉमन है सब में, है ना, डिवीजन में अगर दोनों ही टर्म्स है, जैसे ये एक टर्म है ये एक टर्म है, दोनों टर्म के नीचे अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो आप उसको लेफ्ट साइड में ले जा सकते हो। बट अगर ऐसा होता कि 4x + 5 है +40 होता तो आपको पहले एलसीएम लेना पड़ता। आप इसका एलसीएम लेते तो आप क्या करते, ऊपर नीचे दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई करते, है ना। तो ऊपर आपका 200/5 आ जाता है, ये वैल्यू आपकी 200/5 बन जाती। अब देखो, अब दोनों के डिनोमिनेटर में 5 आ गया, अब इसको आप लेके जा सकते हो। लेकिन जब तक ये 4x + 5 और +40 था तब तक आप इस 5 को लेफ़्ट साइड में नहीं लेके जा सकते थे। लेफ़्ट साइड में ले जाने के लिए दोनों टर्म्स के नीचे सेम डिनोमिनेटर होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप समझे मेरी बात। तो आप 5x को अब उधर ले गए हम, है ना। अब मुझे दिख रहा है कि 2 वेरिएबल पार्ट है और एक कांस्टेंट पार्ट है, तो वेरिएबल पार्ट को क्या करो लेफ्ट साइड में ले आओ। 5x साइन चेंज हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो, और इक्वल टू आपका 40 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी, x की वैल्यू आपकी 40 आ गई, ठीक है। चेक कर लेंगे हम लेफ्ट साइड में, क्योंकि क्या है टर्म ये था ना, इसके नीचे भी 5 है, ठीक है, इसके नीचे भी 5 है ना। चाहे तो इसमें वैल्यू रख के चेक कर लो, चाहे इसमें वैल्यू रख के चेक कर लो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है, सिर्फ x है और x की वैल्यू मैंने क्या रखी है 40 रखनी पड़ेगी, हमारी वैल्यू 40 आई थी तो, ठीक है। फिर राइट साइड में चेक करते हैं, राइट साइड में आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू है 4/5। मैं फर्स्ट वाले में रख के चेक कर रही हूँ, आप सेकेंड में भी रख के चेक करेंगे तब भी सेम ही चीज़ आएगी, 4 और x + 10, है ना। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, 4/5 है, x की जगह पे क्या रखेंगे 40 रखेंगे, 40 + 10, राइट। और अगर 40 + 10 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि पहले बॉड मास का हमने पढ़ा हुआ है ना, तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो अंदर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। और अब क्योंकि ये 40 + 10 कितना हो गया 50 हो गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये 50 क्या मैं काट सकती हूँ, आप कहोगे यस मैम कटिंग कर सकते हैं हम।
तो क्या बच गया 4 इंटू 10 यानी कि 40 बच गया आपका। तो क्या लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ रही है? आप कहेंगे यस मैम इक्वल आ रही है, यानी कि आपने जो वैल्यू निकाली थी वो एकदम सही है। ठीक है, एकदम करेक्ट वैल्यू निकाली आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 8 2x अपॉन में 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन में 15 प्लस 3। ठीक है, अब जैसे ये टर्म है, अब आप 3 को अगर इधर भेजना चाहें या 15 को लेफ्ट साइड में भेजना चाहें तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको भेजना है, अगर आप चाहते कि 3 को आप राइट साइड में भेज दें और 15 को आप लेफ्ट साइड में भेज दें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं तो हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप 1 को, है ना, तो 3 का 1 का भी डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर जैसे ही सारी टर्म्स का 3 आया वैसे ही आप 3 को राइट साइड में भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम 3 को भेजेंगे नहीं। हम क्या देख रहे हैं कि हमारा कांस्टेंट पार्ट के नीचे तो कोई डिनोमिनेटर है नहीं, है ना, तो वेरिएबल पार्ट को एक साइड कर देते हैं, कांस्टेंट पार्ट को एक साइड कर देते हैं। तो 2x तो लेफ्ट में है ही अपॉन 3, और फिर मैं 7x वाली टर्म को लेफ्ट साइड में ले आती हूँ, तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, 7x अपॉन 15 हो गया, और यहाँ पे 3 बचा हुआ था, 1 राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, राइट। अब बेटा दोनों टर्म्स को, क्योंकि अब इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते हमको, है ना, राइट साइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा वैल्यू, और यहाँ पे क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे, है ना। एलसीएम कैसे लेते हैं? जो बड़ी टर्म है मुझे दोनों को उनका दोनों टर्म्स का कॉमन मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना, यानी कि ऐसी टर्म हमको बेस में लेनी है जो 3 से भी डिवाइड होती हो और जो 15 से भी डिवाइड होती हो। तो 15 से क्या डिवाइड होगा? 15 डिवाइड होगा, और 15 क्या 3 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 क्या 15 को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे यस मैम, तो इनका एलसीएम क्या हो गया? 15 हो गया। तो 3 को 15 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली टर्म क्या हो गई? 5 इंटू 2 10x, और नीचे क्या हो गई? 5 इंटू 3 15 हो गई, माइनस 7x, और क्योंकि यहाँ पे 15 था ही तो हम 15 ही रखेंगे, हम और कोई टर्म ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना। ये बन गया। अब क्योंकि दोनों साइड पे 15 15 है, दोनों टर्म्स के नीचे 15 है, तो आप इस 15 को राइट साइड में ले जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 2 इंटू 15 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे डिवीजन में है तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो 15 इंटू 2 क्या हो जाता है? 30 हो जाता है, और यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू बचेगी? 10 माइनस 7 3, और x वैसे का वैसे ही रहेगा, राइट। और फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 30 अपॉन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा, तो आपके x की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई, ठीक है। अब आप अपना लेफ्ट साइड और राइट साइड चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। 2x अपॉन 3 प्लस 1, x की जगह पे क्या रखेंगे? 10 रखेंगे, यानी कि 2 इंटू 10 अपॉन 3 प्लस 1, यानी कि 20 अपॉन 3 प्लस 1। वैल्यू कैसे निकालेंगे? एलसीएम लेंगे। 20 प्लस बेस क्या है? इसका बेस 1 है ना, तो इसे मुझे 3 बनाना पड़ेगा, तो इंटू 3 और इंटू 3 करेंगे, तो यहाँ पे 3 हो गया, और नीचे क्या आ गया? दोनों में 3, यानी कि वैल्यू क्या आ गई आपकी? 23 अपॉन 3, ठीक है। 22 अपॉन 3 आई यहाँ पे। अब एक बार राइट साइड को और चेक कर लेते हैं। राइट साइड को भी चेक कर लेते हैं। राइट साइड में आपकी क्या टर्म है? 7x अपॉन 15 प्लस 3, x की जगह पे क्या रखेंगे हम? x की जगह पे 10 रखेंगे, इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? 70 अपॉन 15 प्लस 3। अब बेटा मुझे दिख रहा है, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे 1 है, एलसीएम लें, या फिर आप पहले ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इन दोनों को कट कर लें, है ना। 70/15 है, या फिर पहले 7 इंटू 10/15 था, तो आप इसको 5 से कट कर सकते थे, 2 अपॉन 3, यानी कि 14 अपॉन 3 बन जाता वो आपका। 7 2 जा 14, और डिवाइड में क्या था? 3 था, तो 14 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, है ना। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 14 अपॉन 3 लिख रहे हैं, प्लस 3 हो जाता, तो आपको 3 इंटू 3 करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू 15 इंटू 3। हालांकि 15 इंटू 3 भी आपको आना चाहिए,
बट अगर नहीं आ रहा है, अगर मान लीजिए 15 की जगह यहाँ पे 45 होता है ना, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती, और जो कि हमको बढ़ानी नहीं है ना। तो इसलिए जहाँ पे भी आपको दिख रहा है ना कि कट हो रहा है और कट करने का बेनिफिट है, तो आप कट कर सकते हैं। इस केस में खैर मैं कर नहीं रही हूँ, आप अगर कट करके करोगे तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। अगर डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 70/15 प्लस 15 3 जा कितना होता है 45, और नीचे क्या है 15 ही है। एक सेकेंड यहाँ क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे क्या हो गया, क्या वैल्यू बन जाएगी आपकी 5115/15। आप इसे कट करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। आपकी वैल्यू क्या है 23/3। तो लेफ्ट साइड की भी 23/3 थी और राइट साइड की भी, यानी कि इक्वल सेम आ गई है, वैल्यू सेम आ गई है। का मतलब क्या हुआ, जो आपने एक्स की वैल्यू 10 निकाली थी वो एकदम करेक्ट है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 8 हो गया हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। दो क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ना, 10 ही क्वेश्चन है यहाँ पे। थोड़ी सी वीडियो हो गई है लंबी, बट स्टिल ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि एक बार समझने, बार बार ना देखना पड़े, एक बार में ही चीज़ें हमको क्लियर हो जाए तो बेटर रहता है। ठीक है, 26/3 माइनस 7/3। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि वेरिएबल पार्ट तो सिर्फ एक ही है, बाकी सारे कांस्टेंट पार्ट है। तो क्या करते हैं, वेरिएबल वाले को एक साइड छोड़ देते हैं और कांस्टेंट वालों को सारे को राइट साइड ले जाते हैं। तो 26/3 माइनस 7/3, तो इसी साइड था, राइट साइड ही था। अब 5 राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा, है ना। और मुझे दिख रहा है कि सबके डिनोमिनेटर में 3 है, कॉमन है, तो एलसीएम लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 2y इज इक्वल टू 26 माइनस 7 माइनस 15 -5 सॉरी, है ना, यानी कि -12। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 26 -7 -5 कितना हो जाएगा, -12/3 हो जाएगा। और यहाँ पे /3 है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 26 में से 12 गया, कितना बचा 4, 14/3 बचा, राइट। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फिर y की वैल्यू राइट साइड में आके क्या हो जाएगी, 14/6 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। अब बेटा मुझे दिख रहा है इवन नंबर है, ऊपर भी नीचे भी एक इवन नंबर है, क्या ये कट सकता है, आपका यस मैम कट सकते हैं, तो काट देते हैं। 2 से कटेगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, है ना। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 7/3 आ गई। y की वैल्यू क्या आई आपकी, 7/3 आई, है ना। अब चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू सही है कि नहीं है। तो लेफ़्ट साइड में आपका क्या था, लेफ़्ट साइड में आपका है 2y + 5/3। y की जगह पे क्या रखेंगे, y की जगह पे रखेंगे 7/3 प्लस में 5/3 है ना। 7 2 जा 14/3 प्लस में 5/3, वैल्यू क्या मिली आपको, 19/3। लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू आई, 19/3 आई, है ना। राइट साइड में भी चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू आएगी, एक सेकेंड। राइट साइड में भी चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है आपकी, 26/3 है, -7/3 है ना। 26 - 7 आप करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 19/3 आएगी। लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका सेम हो गया, यानी कि आपने जो y की वैल्यू निकाली थी 7/3 वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, 3m इज इक्वल टू 5m - 8/5, है ना। अब क्या करना है, वही सेम चीज़, वेरिएबल पार्ट एक साइड और कांस्टेंट पार्ट एक साइड। तो यहाँ पे क्या है, 3m तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है ही, 5m को भी ले आते हैं लेफ्ट साइड में, आएगा तो क्या साइन होगा, माइनस का साइन हो जाएगा, राइट।
इक्वल टू के राइट साइड में क्या बच गया, -8/5 बच गया, है ना। और यहाँ पे क्या बच गया, -3 - 5 क्या होगा, -2m हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू -8/5। अब मुझे दिख रहा है दोनों साइड माइनस माइनस है, तो ये कट हो जाएगा, राइट। और क्योंकि पूरी और 8/5 के अलावा यहाँ पे और कोई भी टर्म नहीं है, और 5 अगर सॉरी मुझे m की वैल्यू चाहिए ना, m की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस 2 को नीचे ले आऊँगी, तो वैल्यू क्या बन गई आपकी, 8/2 × 5, है ना। ये 2 नीचे आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो नीचे आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। m की वैल्यू क्या हो गई आपकी, अच्छा आप इसको क्या कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट रहे, तो मैं काट दूंगी, है ना। तो वैल्यू क्या आ गई मेरी m की, 4/5 आई। चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू करेक्ट है कि नहीं है। तो लेफ़्ट साइड आपका क्या है, लेफ़्ट साइड है आपका 3m। वैल्यू रख के देखते हैं, 3 × m की वैल्यू क्या है, 4/5 है, तो आपकी लेफ़्ट साइड की वैल्यू क्या बनी, 12/5 बनी। राइट साइड भी चेक कर लेते हैं, राइट साइड में क्या वैल्यू है आपकी, 5m - 8/5। m की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, m की जगह रखेंगे 4/5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8/5, है ना। आप कहेंगे मैम 5 से 5 काट सकते हैं, तो काट दे क्या, मैं कहूँगी कि नहीं बेटा काटो मत आप, क्योंकि काट दोगे ना तो फिर आपको ये वाले 5 के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, वो वही बात हो जाएगी, है ना। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आंसर आएगा, 5 4 जा 20/5 -8/5, राइट। क्या हो जाएगा, 20 - 8 कितना हो जाएगा, है ना। दोनों के नीचे जब तक सेम डिनोमिनेटर नहीं आ जाता बेटा, जब तक हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, है ना। एलसीएम इसीलिए लेते हैं कि हम उनको डिनोमिनेटर सेम हो जाए, और डिनोमिनेटर सेम होती है आप न्यूमरेटर को प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि 5 आ गया डिनोमिनेटर में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 20 - 8 क्या हो जाएगा आपका, 12/5। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड आपका दोनों है सेम आ गया है वैल्यू, है ना। तो इसका मतलब आपने जो m की वैल्यू निकाली थी 4/5, वो एकदम करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के साथ बेटा हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है।